हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम लोग अपने इस वीडियो में आईएएस एग्जाम के सीसेट सेक्शन में पूछे गए कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तथा आपको ये अवेयर करने का प्रयास करेंगे कि सीसेट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन 2020 के शिफ्ट में पूछा गया है। बेसिकली सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100, 200, 500, 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। तो यार, अगर आप क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो तो ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक अच्छा रिश्ता जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जाम से भी है, क्योंकि अक्सर जेईई मेंस और जेईई एडवांस में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। यार, क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, लेकिन विदाउट नोइंग योर पाथ यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन ईजिली। यार, आपको अगर यही पता नहीं होगा कि मेरे मंजिल का रास्ता क्या है तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। सो मैं चाहता हूं कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का भी दे दूं। यार, तो आप मान लो कि आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं और वो कुछ स्वीट्स और कुछ नमकीन अपने साथ में एक कंटेनर में लाते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही खुशमिजाज रिश्तेदार होंगे क्योंकि कंटेनर में कुछ स्वीट्स और कुछ नमकीन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कि आपके लिए क्या लाए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर लाए हैं आपके लिए, और इस कंटेनर में मान लीजिए कि आपके लिए गोलगप्पे लाए, फिर जो है आपके लिए रसमलाई लाए, और फिर जो है आपके लिए समोसा लाए। ठीक है, अब उधर आपके पेरेंट्स अपने घर आए हुए मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, तब तक आपकी नज़र किचन में पड़े हुए इस कंटेनर पर जाती है। आप जल्दी जल्दी में उस कंटेनर को खोलते हो और देखते हो कि गोलगप्पे, रसगुल्ला और समोसा कंटेनर में पड़ा हुआ है। अब आप खाने ही वाले होते हो कि आपकी बहन की एंट्री हो जाती है और वो बोलती है कि छोटू, तुमको सिर्फ 3 ही खाना है। अब आप सोच में पड़ जाते हो कि यार किसको सेलेक्ट करूं, कौन सा खाऊं, 3 गोलगप्पे ही खा लूं या फिर 3 जो है रसगुल्ला ही खा लूं, इस टाइप से। या फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, मैं तो 1 गोलगप्पे खाऊंगा, 1 जो है रसगुल्ला खाऊंगा, 1 समोसा खाऊंगा। काफ़ी सारे डिफरेंट चॉइस हो सकते हैं बच्चों के। अब आप मान लो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो n है, मतलब नंबर ऑफ गोलगप्पा, रसगुल्ला और ये जो समोसा है, इन तीनों के मिलाकर के जो नंबर है वो कितना है, n है। अब आपके पास n आइटम है और n आइटम में से क्या करना है, 3 को सेलेक्ट करना है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं 1 गोलगप्पे खाऊंगा, इसके बाद आप कह सकते हो कि मैं 1 रसगुल्ला खाऊंगा, आप कह सकते हो कि मैं समोसा खाऊंगा। आप इस तरीके से एक सेलेक्ट कर सकते हो, गोलगप्पा, रसगुल्ला और जो है सो समोसा। या आप कह सकते हो कि यार मैं 2 गोलगप्पे खाऊंगा, आप 2 गोलगप्पे सेलेक्ट कर लिए और कह दिया कि नहीं 1 रसगुल्ला खाऊंगा। हो सकता है ना, ये भी एक चॉइस है। आप कह सकते हो कि नहीं यार, हमको तो यहाँ पर तीनों के तीनों रसगुल्ला ही चाहिए, आप तीनों के तीनों रसगुल्ला ही खाइएगा। कोई कहेगा नहीं भाई, हमको जो है 2 समोसा चाहिए, 2 समोसा चाहिए, और 1 जो है से आप कहिएगा कि हमको गोलगप्पा चाहिए। हो सकता है ना, मतलब चॉइस काफ़ी सारे होंगे यार, आपके सामने काफ़ी सारे चॉइस होंगे कि आप कैसे कैसे खाओगे। तो इतने सारे चॉइस में से कोई एक चॉइस को लेकर के मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं आपको समझाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए और भी प्रोसेस होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही चॉइस होगा, और भी चॉइस होगा इसमें, और आप जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्या सेलेक्ट किए कि n आइटम था, n डिफरेंट आइटम था। कहने का मतलब आइडेंटिकल नहीं था, इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट थे, और इसमें से n में से आप क्या चूज किए, 3 को सेलेक्ट किए। तो सेलेक्ट ये किए कि हमको n में से 3 को खाना है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि मैं इन्हीं तीनों में से कोई खाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप इसको सेलेक्ट करते हैं कि मैं n में से इस 3 को खाता हूं, तो इस सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है फ्रेंड, इसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है, इसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, और कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, NC जितना है उतना। जैसे n था टोटल, तो यहाँ लिख देंगे n, और C, और ये कितना हो जाएगा, 3 को सेलेक्ट किया है n में से, तो यहाँ लिख देंगे NC3।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप सेलेक्ट करने का प्रक्रिया बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं एक को सेलेक्ट किया हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किए हैं, तो सेलेक्ट करने को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि n था, इसमें से 3 को सेलेक्ट किया तो NC3 हो गया। इसको क्या कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन में आ जाएगा सिलेक्शन। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप इसको सेलेक्ट किए हैं, बाकी को मैं मिटा रहा हूँ। डीपली हम लोग अभी इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका मैं डीपली एनालिसिस करके आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इसको सेलेक्ट किया हूं इसको खाने के लिए। अब देखिए इसमें कोई कुछ ज़्यादा ही खुरापाती बच्चा होगा, वो क्या कहेगा कि यार मैं जो है गुलाब जामुन गोलगप्पे, रसगुल्ला और समोसा तो मुझे मिल गया, लेकिन वो बोलता है फ्रेंड कि पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगा। क्या बोलता है कि पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगा, फिर जो है रसगुल्ला खाऊंगा और फिर जो है समोसा खाऊंगा। एक चॉइस तो ये हो जाता है। दूसरा मान लीजिए कि वो बोलता है कि पहले मैं समोसा खाऊंगा, फिर जो है रसगुल्ला खाऊंगा और फिर जो है क्या खाऊंगा, फिर जो है गोलगप्पे खाऊंगा। तीसरा जो है मान लीजिए कि वो बोलता है कि पहले मैं रसगुल्ला खाऊंगा, फिर जो है क्या बोलता है कि गोलगप्पे खाऊंगा, फिर समोसा खाऊंगा। फिर मान लीजिए चौथा में उसका चॉइस होता है कि पहले मैं रसगुल्ले खाऊंगा, फिर जो है समोसा खाऊंगा, फिर जो है गोलगप्पे खाऊंगा। पांचवा चॉइस मान लीजिए कि उसका क्या होता है कि पहले जो है वो गोलगप्पे खाएगा। पहला चॉइस वो बोलता है कि नहीं मैं पहले जो है गोलगप्पे खाऊंगा, फिर जो है बोलता है क्या कि समोसा खाऊंगा, फिर बोलता है क्या कि उसके बाद मैं क्या खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा। या फिर वो क्या बोल सकता है कि पहले समोसा खाऊंगा या फिर जो है गोलगप्पा खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं रसगुल्ला खाऊंगा। तो इस तरीके से कहने के मतलब कि उसके पास कितने चॉइस हो गए, 6 चॉइस हो गए चीज़ों को खाने का। इससे ज़्यादा और चॉइस हो नहीं सकता है। आप इसमें देख सकते हैं क्या कि पहले जो है गोलगप्पे खा ले, उसके बाद रसगुल्ला खाए या फिर समोसा खाए, या फिर उसके पास चॉइस हो सकता है कि पहले समोसा खाए, फिर रसगुल्ला खाए, फिर जो है गोलगप्पा खाए। कहने का मतलब उसके पास कितने टोटल 6 चॉइस हो जाते हैं खाने के लिए। 3 को सेलेक्ट करने के बाद, 3 तो ये सेलेक्ट कर लिया था NC3, उसके बाद उसके पास खाने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए फ्रेंड। तो ये जो तरीका हुआ, कहने का मतलब ये तीनों को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि इन तीनों को अरेंज कर दिया डिफरेंट ऑर्डर में। क्या किया मैं, ये तीनों को सेलेक्ट करने के बाद इनको अरेंज कर दिया। तो जो अरेंजमेंट की जो ये प्रक्रिया है फ्रेंड, इसी को हम लोग परमुटेशन कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन क्या है, सेलेक्ट करना, और परमुटेशन क्या है, अरेंज करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन के शब्दों पर फोकस करना जरूरी होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सम्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ क्या कह रहा है कि डिफरेंट सम्स। पहला तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे लिए यही है कि डिफरेंट सम कह रहा है। फिर क्या कहता है कि एटलीस्ट 3। ठीक है, ये दोनों शब्द को अगर आप समझ गए तो समझो कि ये क्वेश्चन आप विदिन 1 मिनट सोल्व कर पाओगे। इतने सारे जो चीज़ था फ्रेंड, वो मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा था। अब चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे उसके पास कितने चॉइस हैं, टोटल 6 चॉइस हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि यहाँ पर उसके पास 6 चॉइस है, तो आप पूछोगे कि सर आप कैसे इसको बोल दिए कि उसके पास 6 चॉइस है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया, लेकिन अगर आप विदाउट कैलकुलेशन भी इसका निकालना चाहो तो आराम से बोल सकते हो कि उसके पास 6 चॉइस होंगे। अब 6 चॉइस कैसे होंगे, तो देखिए वो सेलेक्ट कितना किया था, 3 को सेलेक्ट किया था, और तीनों क्या था, डिफरेंट थिंग्स था। तो अगर तीनों डिस्टिंक्ट थिंग है या डिफरेंट थिंग है, तो किसी भी चीज़ को अरेंज करने का आपके पास टोटल 3 फैक्टोरियल बेज होते हैं। 3 फैक्टोरियल बेज होते हैं। तो आप सेलेक्ट किए थे किसको, NC3 को, n में से 3 को सेलेक्ट किए थे, और आपके पास अरेंज भी करना है। तो अरेंज आप किसको कीजिएगा, इसको करने का कितना बेज हुआ, 3 फैक्टोरियल बेज। 3 फैक्टोरियल बेज मतलब इक्वल किसके हो जाएगा, 6 के इक्वल। तो 6 बेज है ना इसके पास। अब देखिए ये 6 है, तो यहाँ पर आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फाउंड विथ द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100, 200, 500, 2000। आप इसमें से 3 को, 5 को आपके पास डिनोमिनेशन है नोट का। डिनोमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है प्रकार। 5 प्रकार के नोट हैं आपके जो कि मेंशन है यहाँ पर, और इन 5 प्रकार के नोट में से आपको कम से कम 3 सेलेक्ट करना है, मिनिमम एटलीस्ट 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 3 का मतलब है कि मिनिमम तो 3 आपको सेलेक्ट करना ही है, मैक्सिमम आप जितना कर लो।
समझ रहे हैं बात। यहाँ पर क्वेश्चन की बारीकियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है कि एटलीस्ट 3, जैसे यहाँ n था, n में से मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया तो NC3 लिखा। इसमें क्या कर रहा है कि एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम तो आपको 3 सेलेक्ट करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर लो। तो इसमें से एटलीस्ट 3 करना है फ्रेंड। यहाँ पर कितना था, टोटल n था, उसमें से मैंने 3 सेलेक्ट किया था तो क्या लिखा था, NC3। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है, आप देख सकते हैं, और 5 है और इसमें से हमको सेलेक्ट करना कितना है, एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 तो करना ही करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन में चले फ्रेंड तो यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली। क्या लिखेंगे, इसमें टोटल कितना है, 5 है, तो 5 में से हमको सेलेक्ट कितना करना है, एटलीस्ट कम से कम 3 को। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 है मेरे पास डिनोमिनेशन, तो 5 लिख दिया, C और 3, 5 में से 3 को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसको सेलेक्ट तो कर लिए, जैसे सेलेक्ट कर लिए किसको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप 50 को सेलेक्ट किए, फिर जो है आप 100 को सेलेक्ट किए, फिर जो है आप 200 को सेलेक्ट किए। आप काफ़ी सारे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 50, 100, 200 ही। आप चाहें तो आप इसमें जो है ऐसे 2000, 500, 200 भी लिख सकते हैं। 2000, 500, 200, जब हम 3 की बात करें, सॉरी 200 है ना, 2000, 500, इसको 2000 कर दीजिए, 2000, 500, 200। अगर मान लीजिए ऐसे आप जितने चाहें उतनों को क्या कर सकते हैं, पहले तो सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने का एक प्रक्रिया है, जैसे आपको पहले मैं बताया था कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें 5 में था, इसमें से 3 आप बहुत सारे बेच हो सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मैं इसमें से जो है 50, 100 और 200 ये जो है सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया तो ये तो सिलेक्शन हुआ, लेकिन इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज करने का मतलब 50, 100, 200 था, आप इसके बाद लिख दीजिए 200, 100 और फिर 50। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक तो ये हो जाएगा, आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आप कहिए कि हम ले लेंगे 100, फिर जो है 50, फिर जो है 200 लेंगे। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कितने तरीकों से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, तो सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर भी 3 इंग्रेडिएंट है, 50, 100 और 200। जैसा कि हमारा पहले में था कि क्या, गोलगप्पा, रसगुल्ला और समोसा। तो इसमें इसको हम लोग कितने बेज से अरेंज कर पाए थे, 6 बेज से, मतलब 3 फैक्टोरियल बेज से। सिमिलरली हम लोग इसको भी देख सकते हैं, क्या इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी 3 इंग्रेडिएंट है, 50, 100, 200। तो इसको भी हम लोग कितने बेज से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बेज से। कहने का मतलब कि 6 तरीका है इसको अरेंज करने का। लेकिन यार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, और यहाँ पर ध्यान आप जरा दीजिएगा कि आप देख सकते हो कि कितने भी तरीके से आप अरेंज कर लो, 6 में 6 तरीके से आप अरेंज भी कर दोगे, फिर भी सबका सम क्या होगा, ऑलवेज 350 ही होगा। जैसा कि आप इसको ऐड करके देख सकते हो, सभी का सम क्या होगा, 350 ही होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड। आप ले तो लिए, लेकिन इसमें डिफरेंट सम फॉर्म होना चाहिए, ना कि जो है सेम सम फॉर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें तो हर कंडीशन में जो है 350 ही आ रहा है। तो इसमें कहने का मतलब कि जितने भी वेज हैं, 6 वेज हैं, उन सबको एक ही बार काउंट करेंगे, यानी एक वेज काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि सबका सम डिफरेंट आना चाहिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिफरेंट सम कैसे होगा, जब इस टोटल को एक बार, जैसे इस टोटल को एक बार कंसिडर करेंगे, इसमें 6 वेज जो होगा उसको फिर से, अगर मान लो एक आप अगला डिनोमिनेशन लेते हो 100, 200 और 500 वाला, तो इसमें फिर जो है सो क्या करेंगे, इसका जो है एक अलग डिनोमिनेशन होगा, उसको फिर एक बार काउंट करेंगे, क्योंकि उसको भी आप एक्सचेंज करोगे तो फिर भी तो सम सबका सेम ही आ जाएगा यार। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब कि चूंकि इसमें सेम ही चीज़ आ जा रहा है और हमको सेम सम आ रहा है, और चाहिए क्या, डिफरेंट सम चाहिए। दैट्स वाई हम लोग अरेंज करने का यहाँ पर कोई आवश्यकता है नहीं, हम लोग सिंपली सेलेक्ट करके और छोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 था, 5 में से मैंने क्या किया, 3 को सेलेक्ट किया। अरेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं, चूँकि सम सबका सेम ही हो जाएगा। तो क्या होगा, 5C3। सिमिलरली यहाँ पर एटलीस्ट 3 था, यानी इससे ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो 5 था, उसमें से आप मान लो कि इस बार जो है आप 4 को सेलेक्ट करते हो। यहाँ पर प्लस साइन हम लोग दे देंगे, चूँकि हम ऐड कर रहे हैं, टोटल सम तरीका देख रहे हैं। अब इसमें से 5 था, इसमें से 4 को सेलेक्ट कर लिया इस बार। अब 4 को भी सेलेक्ट कर लोगे, जैसे 50, 100, 200, 500। इसमें अब इस बार जो है से 4 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 5 में से 4 को। फिर इसको अरेंज करके हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं अरेंजमेंट, क्योंकि सम जो है फिर सबका सेम होगा, और चाहिए हमको क्या, डिफरेंट सम चाहिए। तो 5C4 हो गया। और तीसरा
जो कि जैसे एटलीस्ट 3 था तो 3 बार एक सेलेक्ट कर सकते थे मिनिमम, इसके बाद 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद मैक्सिमम क्या है 5 है आपके पास, और 5 में से आप पाँचों डिनोमिनेशन सेलेक्ट कर लो, 50, 100, 200, 500 और 2000 का पाँचों के पाँचों डिनोमिनेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसको क्या था 5C है, 5C में से 5 को सेलेक्ट कर लिया, यानी 5 में से 5 को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा तरीका था। तो बाकी को मैं अभी इरेज करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आप अगर समझ लेते हो तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। एटलीस्ट 3 था यानी कम से कम 3, तो 5 में से 3 को सेलेक्ट करके एक डिनोमिनेशन बना लिया। इसके बाद क्या हो सकता है 4 को ही लेकर के बना सकते हैं, तो 5 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया, यानी 500, 200, 2500, इसमें से आप 4 को सेलेक्ट कर ले सकते हैं किसी को भी, या 5 था तो 5 से 5 को सेलेक्ट कर लेंगे। एक कंडीशन हो सकता है, बस इतना ही डिनोमिनेशन हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है क्या कि अगर आप n संख्या है और n में से आप r संख्या को सेलेक्ट करते हो, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप समझ लें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से इसको बना लोगे। 5C3 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक एक स्टेप को इंडिकेट करके बताना चाहूँगा। जैसे 5 है तो इसको आप लिखिएगा क्या n है, यानी n फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, आप कितना लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या दे सकते हो आप 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली 5 है तो इसको क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आप कर सकते हो, अदरवाइज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, सो कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और क्या कि अगर आपको मिलता है NCN, n था और n में से आप n को सेलेक्ट कर लेते हो टोटल को, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो और या डायरेक्टली भी इसको माइंड में रख सकते हो। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर कर रहे हैं। 5C3 था, इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया। उसी तरीके से 5C4 था तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल घटेगा तो, लेकिन सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और NCN इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिखा। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपली इसको कुछ करना नहीं है, 5 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू सिंपली 2 होता है, इसलिए आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो, इंटू 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ 3 फैक्टोरियल लिख देंगे नीचे, और इसको देखिए प्लस साइन के साथ 5 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और प्लस में 1 है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब कुछ करना नहीं है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। 3 फैक्टोरियल है तो देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ऊपर कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल नीचे है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए सिंपली कुछ करना नहीं है, 2 है, 2 से 4 को काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो अगर गुना कीजिए अब यहाँ पर कितना आएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस में आप सिंपली देखिए यहाँ पर क्या बच जाता है 5 बच जाता है, प्लस में अगले बार क्या बच जाएगा बच जाता है। तो अब देखिए अब कुछ करना नहीं है, बस इसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 5 15 1 16। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या है ए होगा, आंसर कितना 16। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा यार, और मज़ा भी आया होगा, और आप देख भी सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है IAS के एग्ज़ाम में। तो यार देखो, इसमें जितना भी मैं आपको जो कुछ भी बताया वो सब इस क्वेश्चन को बस समझाने के लिए बताया था, ताकि आपको बैकग्राउंड कुछ समझ में आ जाए। चूँकि आप देख सकते हो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देख सकते हो आप कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर दिए। मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। तो अब ये क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन भी IAS के ही एग्जाम में 2020 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ऊपर में जो आपको रेकरिंग डेसिमल दिया गया है ये किसके इक्विवेलेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बेहद सिंपल और इजी क्वेश्चन है यार, मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ कि IAS के एग्जाम में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखो, ये क्वेश्चन सिंपली क्या कह रहा है आपको कि एक डेसिमल दिया गया है, रेकरिंग डेसिमल, वो क्या है 1, आप क्या है यहाँ पर 1.272727 ये चीज़ है। और ये देखो, ये चीज़ जो है मैं आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे करते हैं उस चैप्टर में मैं आपको बताया था। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें
सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या बताया था कि ये क्या लिखा हुआ है 1.27 और 27 के ऊपर एक रिंग है, 27 रिपीट कर रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसको हम लोग बस देखो कितना इजीली सोल्व करेंगे। इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, तो डेसिमल को हटाएंगे और इसको डायरेक्टली एज इट इज लिख देंगे। तो डेसिमल को हटा के लिखा तो क्या लिखा 127 लिख दिया। माइनस कर देंगे इसमें वो वाला पार्ट जिस पर रेकरिंग नहीं है। अब देखो इसमें 27 के ऊपर रेकरिंग है, रेकरिंग किस पर नहीं है 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर नहीं है उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो मैं कितना इजी से आपको बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ करना नहीं यार, दशमलव के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पर रेकरिंग है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दशमलव के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिस पर रेकरिंग है, तो इसलिए हम लोग क्या नीचे देंगे 2 9 लिखेंगे। 2 डिजिट है जिस पर रेकरिंग है इसलिए 2 9 लिख देंगे। बस मेरा काम हो गया। सिंपली अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए सिंप्लीफाई करके। 1 घंटे का कितना हो जाएगा 126/99। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर 9 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में क्या हो जाएगा 11×99। यानी सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14/11। यानी ऑप्शन बी आपका सही करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे हो IAS के एग्जाम का क्वेश्चन है और कितना इजीली हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस ऑलवेज बिल्डअप रखो यार, कॉन्फिडेंस को ऑलवेज बढ़ा करके रखो। देखो IAS के एग्जाम भी हम लोग कितना सिंपली और बेहद इजीली बना पा रहे हैं। अब इसे देखो, ये क्वेश्चन भी 2020 के ही शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए आपको एक संख्या दिया गया है, इस संख्या में उपस्थित अंकों का सम 2 के बराबर होगा। तो सिंपली आपको संख्या क्या दिया गया है 10 दिया गया, 10 का पावर n + 1 ये संख्या आपको दिया गया है। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, विदिन 1 मिनट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, ये संख्या दिया गया है और इस संख्या में कहता है कि उपस्थित अंकों का सम 2 के इक्वल होना चाहिए। वो कब होगा, यानी n के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो इसमें देखो यार, इसमें सिंपली कुछ करना नहीं। देखो आप पहले तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो कि n यहाँ पर तुम कुछ रखोगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू प्राप्त होगा। मान लो ये नंबर प्राप्त हुआ हमको, तो ये जो नंबर प्राप्त हुआ फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इस नंबर में, ये नहीं पूछ रहा है कि ये नंबर क्या है, ये पूछ रहा है कि a + b + c जो है वो ऑलवेज होना चाहिए 2 के इक्वल। हम क्या करेंगे, n के कौन सा वैल्यू डालेंगे कि a + b + c का जो वैल्यू होगा वो 2 के इक्वल होगा। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संख्या नहीं पूछ रहा है ये, बल्कि संख्या में विद्यमान अंकों यानी डिजिट का सम पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, तो चलिए इसका अप्रोच भी हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि फॉर n = 0 ओनली, यानी n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तब होगा ऐसा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लो कि n का वैल्यू आप 0 रख देते हो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n का अगर 0 डालोगे वैल्यू तो 0 + 1, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हो कि 1 + 1 और दैट इज इक्वल टू 2। यानी ये तो सही है यार, ये तो सही है। n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 10n + 1 का वैल्यू जो है 2 के इक्वल आ जाएगा, ये तो सही है। लेकिन ये कह रहा है कि फॉर n = 0 ओनली, ऐसा तभी होगा जब सिर्फ n का वैल्यू 0 ही लीजिएगा। तो क्या है, ज़रूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है यार, n के कुछ और मान के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लो, आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे देख लो कि फॉर एनी होल नंबर n, किसी भी होल नंबर के लिए भी ऐसा होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन कहता है। और होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाता हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 0 से स्टार्ट होकर के, तो 0 तो हम लोग ऊपर चेक कर लिए कि हाँ 0 पर तो बात सही है यार। पॉजिटिव इन्फिनिटी में मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 लेते हैं तो n की जगह 2 रख के देखो, n है, n की जगह पर 2 रखा +1, इसमें क्या लिखोगे 100 लिखोगे, +1 डाल दोगे, क्या होगा, इसमें भी डिजिट का अगर सम करोगे तो इस 100 + 1 नहीं करना है, इसमें जो है तुमको, या फिर कर दो, जैसे मान लो कि 101 लिख दिया। अब इसमें देखो फर्दर इसमें डिजिट का सम क्या होगा, 1 + 1 = 2 ही तो लिखोगे, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 1 + 1 = 2, यानी ये भी सही हो रहा है यार। समझ में आ रही है बात। अगर n = 3 तुम लेते हो तो आप इसमें भी फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, 1000 लिख दोगे, फिर प्लस में 1, और इसमें फिर जो है सम करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसी तरीक़ा से आप n का वैल्यू इन्फिनिटी तक ले लोगे, फिर भी सेम ही कंडीशन आएगा। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी तक ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर अगर आप इन्फिनिटी + 1 लिख देते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी अगर मान लो कि इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ यहाँ पर 0 लिखते जाते हो और बाद में फिर से 1 लिखोगे, तो अल्टीमेटली 1 + 1 तो 2 ही लिखोगे ना, क्योंकि बाद में लिखे गए पूरा 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो इससे हमारा क्या साबित हो रहा है कि 0 से स्टार्ट करके, और ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये बात सत्य है, जबकि ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या कह रहा है,
कि ऐसा होगा सिर्फ n इक्वल टू 0 ओनली पर, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है यार, क्योंकि ये तो 0 के बाद भी वही कंडीशन है और ये कह रहा है कि केवल 0, तो 0 वाला तो ऑप्शन केवल हो नहीं सकता है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अब कैसे? क्या थर्ड गलत है? तो हाँ गलत होगा, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए भी ऐसा होगा। तो क्या ये बात भी सही है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ऐसा होगा? तो बिल्कुल सही है यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख लो कि 0 से मैं इन्फिनिटी तक ले गया, तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 0 के बाद नंबर क्या आता है? 1 आता है। तो 1 के बाद आने वाले नंबर तो सब पॉजिटिव हैं, लेकिन 1 के बाद, यानी 1 के बाद कौन होता है? 0 होता है, उसके बाद फिर संख्या निगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन निगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, केवल जो है से पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही ऐसा होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 1 के बाद तो ये सही है ही, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव नंबर है, यानी न्यूट्रल नंबर है। तो यार तो ये तो 0 पर भी सही हो रहा था, 0 पर सही हो रहा था ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 0 लिख रहे थे तो 1 हो रहा था, 1 + 1 = 2 लिख रहे थे, यानी 0 वाला भी बात सही है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट करके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यार, ये तो 0 से ही स्टार्ट करने पर हो जा रहा है 2। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये ओनली लगा दिया यहाँ पर, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ओनली। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, फॉर एनी रियल नंबर n। अब रियल नंबर n के लिए तो संभव है नहीं यार, क्योंकि रियल नंबर का परिवार काफ़ी बड़ा होता है यार। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों टाइप के नंबर आ जाते हैं। जैसे मान लो कि n के अगर रियल नंबर में मैं n = 1/2 ले लूँ, n = 1/2 ले लेता हूँ रियल नंबर में। अगर मान लो n के इक्वल 1/2 लिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 10 का पावर 1/2 + 1 लिखोगे ना। तो सिंपली अगर 10 का पावर 1/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 का पावर 1/2 को √10 लिख सकते हो, +1 लिखोगे। इस कंडीशन में क्या होगा? √10 का वैल्यू लगभग क्या होता है? 3.16 + 1 होगा। अब देखो इसमें अगर आप डिजिट का सम करते हो तो लगभग क्या आ जाएगा? 6 1 7 7 3 10 और 1 11। तो ये कितना हो जा रहा है? इसका सम हो जा रहा है कितना? 11 हो जा रहा है। हमको चाहिए कितना? 2 चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है ना यार, सम चाहिए था 2, आ रहा है कितना? 11। हाँ, अब यहाँ पर आप ये नहीं कह देना कि 11 आ रहा है तो सर 1 + 1 यहाँ पर 2 आ रहा है। नहीं, इसको 2 नहीं होना है। 2 किसको होना है? जो वैल्यू मेरे को आया, ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू में उपस्थित डिजिट का सम हमको 2 आना चाहिए, जो कि 2 नहीं आया। यहाँ पर 11 आ रहा है। अब 11 में 1 + 1 2 मत करना। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, कुछ भी ले लो। रियल नंबर में तो कुल आज़ाद हो ना यार, कुछ भी ले लो। तो रियल नंबर में जैसे आप लेते हो तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, फॉर एनी होल नंबर n। देन आई थिंक कि आपको मज़ा आ रहा होगा कि कैसे और कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। अब इसे देखिए, एक क्वेश्चन भी 2020 के ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कहता है कि 2500 रुपया को 3 लड़के मान लीजिए XYZ में बांटा जाता है। किस तरीके से? किसी को इसका 1/2 रेशियो मिल जाता है, किसी को 3/4, किसी को 5/6 के रेशियो में पैसा मिल जाता है XYZ को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर? यही आपका क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, इसको तो आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। इसको आप चाहो तो जैसा देखो, बिना इसको सोल्व किए हम बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी होगा। अब कैसे होगा? आप भी ये चीज़ कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस यार तो करना ही पड़ेगा। तो यार चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या बता रहा है आपको कि x, y और z इन तीनों में किस रेशियो में दिया गया है पैसा? जो है 1/2 के रेशियो में दिया गया है, 3/4 के रेशियो में दिया गया है और 5/6 के रेशियो में दिया गया है। और टोटल अमाउंट कितना है? 2500 का है। टोटल अमाउंट कितने का है? 2500 का। अब इसमें ध्यान दो, इसमें एक चीज़ कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर में डिफरेंस क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि आखिर मैक्सिमम रेशियो मिला किसको है और मिनिमम रेशियो किसको मिला है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपस में इक्वल बना लेंगे। इसको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो अगर मान लो कि हम इसको डिनोमिनेटर को सेम करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2, 4 और 6 का एलसीएम अगर निकालते हो आप तो क्या आता है? 12 आएगा। 12 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ऊपर में नीचे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिमिलरली 3 और 4 है, इसमें 12 लाने के लिए क्या, यहाँ पर मान लो कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फर्दर इसमें अगर मान लो कितने से करेंगे? 2 से, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, नीचे में
12 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आप बेहद ईजिली ये भी पता कर सकते हो कि इसमें मैक्सिमम रेशियो किसको मिला और मिनिमम रेशियो किसको मिला। आप देख सकते हो कि जिसमें कितना है 10 है और डिवाइड हो रहा है 12 भाग में, ये क्या है 9 है डिवाइड हो रहा है 12 भाग में, ये 6 है डिवाइड हो रहा है 12 भाग में। तो सिंपल है ना यार कि 10/12 सबसे ज़्यादा रेशियो इसको मिला है। फिर जो है सबसे कम जो है रेशियो 6/12 को मिला, क्योंकि अगर मान लो कि 6 सेब है उसको मैं बोल दूँ कि 12 लड़कों में बांट दो, 9 सेब है उसको 12 लड़कों में बांट दो, और 10 सेब है उसको 12 लड़कों में, सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? यही चीज़ वाला 10 सेब है 12 लड़कों में, कोई सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक कि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक चीज़ है यार। अब इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम कौन है, ये चीज़ जो है मिनिमम है, और ये चीज़ क्या है, मैक्सिमम रेशियो है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि डिफरेंस, पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि इन तीनों में क्या है, x शामिल है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x डिवाइडेड बाई 12 प्लस में यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या 9x डिवाइडेड बाई 12 प्लस क्या लिख सकते हो 10x डिवाइडेड बाई 12। ये सब इजी है यार, इसमें उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। और टोटल अमाउंट कितना है 2500 का, लिख दो आप यहाँ पर। अब देखो इसमें सिंपली क्या करेंगे, इसमें जो है सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दोगे 6 + 9x प्लस में क्या लिख दोगे 10x और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, इतना होगा। अब देखो इसको ऊपर वाले को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15 और 10 यानी 25 x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। इसको इम्प्लाइड ऐड कर देते हैं। अब देखो 25 से तुम काट दोगे 100 टाइम्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200। x का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 1200, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखो मैक्सिमम क्या था 10/12x, मैक्सिमम क्या था 10x/12। तो 10x/12 था तो इसको फाइंड आउट कर लो 10x/12। ये कितना हो जाएगा 10x/12 अगर आप फाइंड करोगे तो 10/12 आप लिख दो और x क्या है 1200 आप यहाँ पर लिख दो। देखो कितना इजीली है, 12 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। हाँ 100, ये 100 ही रहेगा। और फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा सिंपली। उसके बाद 6x/12 है, या लिख दो 6x/12। यहाँ पर सिंपली फिर 6/12 इंटू 1200 लिख दिया। फिर 12 से काटो 100 टाइम्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 600। अब देखो मैक्सिमम माइनस मिनिमम है, तो मैक्स माइनस मिनिमम अगर यहाँ पर तुम करते हो, देख लो अगर यहाँ पर लिखोगे मैक्स माइनस मिनिमम कितना आ जाएगा। मैक्सिमम तुम्हारा कितना था 1000 था, आप लिख दो 1000 माइनस कितना है 600, लिख दो 600। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 400। देख रहे हो आप कितना इजीली है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो यार आई थिंक कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आज हम लोग जितने सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किए हैं वो सब आईएएस एग्जाम के 2020 के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे, और आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना आसानी से और बेहद ईजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं। तो यार आप हमेशा इसी तरीके से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और हाँ, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ताकि हमको ये पता चले कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज एराइज होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको कर सकूं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।